हाँ तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग स्टडी कर रहे थे रोटेशनल मोशन के बारे में। तो रोटेशनल मोशन के बारे में हमने स्टडी किया था कि जब बॉडी कोई रोलिंग के बारे में, तो जब कोई बॉडी रोल करती है तो उसमें सरकमफ्रेंस का पॉइंट कितनी डिस्टेंस चलता है। तो आंसर आया था 8r। तो आज हम पढ़ रहे हैं रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो देखिए मैंने एक रफ इंक्लाइन प्लेन बनाया है। टॉपिक का नाम है रोलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। तो ये हमने एक वेज लिया है। ये वेज आप समझ लीजिए कि फिक्स है। तो ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये मूवेबल नहीं है और ये रफ भी है, क्योंकि अगर रफ नहीं होगा तो फिर इसको टॉर्क नहीं मिलेगा घूमने के लिए, तो ये स्लिप होता हुआ जाएगा। तो ये कोई सर्कुलर बॉडी है। तो सर्कुलर बॉडी का मतलब क्या होता है, जैसे कोई क्यूबॉइड है तो वो सर्कुलर तो है नहीं, नुकीले हैं उसके, तो वो टॉपल होता हुआ आएगा, पलटियां खाते हुए आएगा। सर्कुलर बॉडी में कोने ही नहीं होते, तो वो रोल होते हुए आती है। एक ऐसी बॉडी जिसमें कॉर्नर्स ही नहीं है, जैसे ये आपका एक, इसको मैं रख दूंगा तो ये रोल होता हुआ चलेगा ना ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पे। समझ गए बच्चों? तो अ सर्कुलर बॉडी मीन्स बॉडी विदाउट कॉर्नर्स। तो ये मान लीजिए एक रिंग है, तो इसको आपने ऐसे रख दिया और ये रोल होते हुए चली गई। या एक डिस्क है, या फिर एक सॉलिड स्फीयर है, या फिर एक हॉलो स्फीयर है, या फिर एक सॉलिड सिलेंडर है, या फिर एक हॉलो सिलेंडर है। तो हॉलो सिलेंडर और रिंग एक ही जैसी होते हैं, और सॉलिड सिलेंडर और डिस्क एक ही जैसे होते हैं। और तो कोई भी सर्कुलर बॉडी है तो सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होते हैं, हम बता देंगे, ठीक है, वो जानते हो आप लोग। तो हमने इस बॉडी को ए पे रखा और रेस्ट से रखा। तो अ सर्कुलर बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। अब वैसे तो रेस्ट का मतलब आराम करना है, लेकिन यहां पे रेस्ट का मतलब होता है जो चीज रुकी हुई है, ठीक है। फ्रॉम रेस्ट, फ्रॉम ए से, रेस्ट से हमने किसी बॉडी को, सर्कुलर बॉडी को रिलीज कर दिया है, ठीक है। तो अब देखो, अब ये यहां पहुंच गई, तो जब यहां पहुंचेगी तो इसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी, कुछ एक्सेलरेशन भी होगा। तो कौन कौन से फोर्सेस इस पे लग रहे हैं वो मैं शो कर देता हूं। तो देखिए, एक तो ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया, एक ये फ्रिक्शन आ गया। तो एक्चुअली फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन एक ही फोर्स, कांटेक्ट फोर्स के कंपोनेंट है, पर फिलहाल हम इनको अलग अलग ही मान लेंगे। तो दो फोर्स हो गए ये, एक ये mg sin थीटा हो गया और एक ये mg cos थीटा हो गया। तो कुल मिला के mg sin थीटा और mg cos थीटा mg के दो कंपोनेंट हैं, तो दो इनको मान लो, तो टोटल 4 फोर्स हो गए। मतलब वैसे तो 2 हैं, बट अगर हमने टुकड़ों में तोड़ दिया तो फिर 4 हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि mg sin थीटा इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा और ये आएगा भी नीचे। आप किसी इंक्लाइंड प्लेन पे किसी बॉडी को छोड़ो तो वो नीचे आएगी, समझे बच्चों? तो वो नीचे आएगा और जाहिर सी बात है इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो सकता है। नॉर्मल टू इंक्लाइंड प्लेन देयर विल बी नो मोशन। तो मैं कह दूंगा कि जी देखो, mg sin थीटा में से आप माइनस करो f, जो कि फ्रिक्शन फोर्स है, तो मिलेगा ma। ये न्यूटन के सेकंड लॉ की इक्वेशन है। अलोंग द डाउन अलोंग द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन कह सकते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ डाउन द इंक्लाइन, डाउन द इंक्लाइन, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग डाउनवर्ड्स। अब n माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू 0। ये न्यूटन सेकंड लॉ या न्यूटन फर्स्ट लॉ कह दीजिए, नॉर्मल टू इंक्लाइन, क्योंकि नॉर्मल टू इंक्लाइन कोई मोशन हो नहीं रहा है, तो आगे 0 आ रहा है, तो वो फर्स्ट लॉ बन जाता है। इससे हमें सिर्फ n की वैल्यू मिलेगी, और n की वैल्यू का जो है ना यूज, वो तभी है जब हम ये पता लगाएं कि हमें कम से कम कितना फ्रिक्शन चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ये मैं मान के चल रहा हूँ कि फ्रिक्शन सफिशिएंट है, कि वो प्योर रोलिंग प्रोवाइड कर देता है। तो सफिशिएंट फ्रिक्शन का मतलब है कि यहाँ पे इतना ज्यादा फ्रिक्शन है कि जितने की जरूरत भी नहीं है, तो फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट मोशन में नहीं है, बॉटम मोस्ट पॉइंट। तो जब बॉटम मोस्ट पॉइंट नहीं है तो दो सरफेस के बीच में ड्रैग नहीं है। तो अगर ड्रैग नहीं है तो इसका मतलब रिलेटिव मोशन नहीं है। तो सारा खेल जो है ना वो इस पॉइंट का है कि यहाँ पे ड्रैग नहीं है तो रिलेटिव मोशन नहीं है, रिलेटिव मोशन नहीं है तो यहाँ पे लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक नहीं लगेगा, स्टैटिक लगेगा। तो हियर स्टैटिक फ्रिक्शन विल कम इनटू प्ले। स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, ये आप जानते होंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन कैन एडजस्ट इटसेल्फ। तो अब देखो, ये जब घूम आगे आएगा तो ऐसे घूमेगा भी,
तो मान लीजिए अल्फा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो हम ये कहेंगे कि F इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। F फोर्स है फ्रिक्शन का, R से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके सेंटर C के अबाउट टॉर्क मिलेगा हमें। तो टॉर्क को जब हम लिखते हैं तो टॉर्क की इक्वेशन होती है टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अब जैसे आई कितना होगा तो ये डिपेंड करता है कि ये बॉडी क्या है, ये रिंग भी हो सकती है, डिस्क भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो हम आई की वैल्यू बाद में डालेंगे। तो यहां से हमने एफ को लिख दिया आई बाई आर इंटू अल्फा। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है। तो बात कुछ बनी नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें एक नो 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 नो, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, ऐसे समझ लो। 2 का तो कोई हमारे पास यूज ही नहीं है बच्चों, अभी फिलहाल नहीं है मतलब। तो अब देखो कि अगर 2 को मैं भूल भी जाऊं तो मेरे पास 2 इक्वेशन है और 3 अननोन है, एक एफ है, एक ए है, एक अल्फा है। तो एक रिलेशन हमें और चाहिएगा, तो वो रिलेशन होगा कंस्टेंट रिलेशन। तो कंस्टेंट रिलेशन को समझते हैं। देखो अगर ए के चलते, मान लो ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये बॉडी है, तो रोटेटरी मोशन के चलते इस पॉइंट का पीछे की तरफ एक्सेलरेशन होगा अल्फा इंटू आर, और ट्रांसलेटरी के चलते इसका आगे की तरफ एक्सेलरेशन होगा ए, क्योंकि ट्रांसलेटरी के चलते ए है ना इसका एक्सेलरेशन, और ये घूम भी रही है ऐसे अल्फा एक्सेलरेशन से। तो जैसे कि मैंने कहा कि प्योर रोलिंग का मतलब है कि इस पॉइंट का की वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। तो अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जीरो है तो उसका एक्सेलरेशन भी जीरो है। तो हम ये कहेंगे कि भैया a माइनस आर अल्फा इज द एक्सेलरेशन ऑफ बॉटम मोस्ट पॉइंट, एक्चुअली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ बॉटम मोस्ट पॉइंट, एंड दैट मस्ट बी जीरो। सो a मस्ट बी इक्वल टू r इनटू में अल्फा। तो बस जो हमारी चौथी इक्वेशन आई है वो आई है a इज इक्वल टू r इनटू में अल्फा, इक्वेशन नंबर 4। सही है। So the alpha comes out to be a by r। ये अल्फा की वैल्यू यहां डालेंगे हम 3 में। So f comes out to be I by r into a by r। So that comes out to be f is equal to I into a upon r square। इक्वेशन नंबर 5 समझ लीजिए आप इसको। अब 5 को और 1 को यूज करेंगे, तो फ्रॉम 1 and 5, फ्रॉम 1 and 5, तो 1 और 5 से हमें क्या मिलेगा? mg sin थीटा, mg sin थीटा। थोड़ा सरका देता हूं मैं इसको इधर। mg sin थीटा माइनस आई ए अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए, ऐसे हो गया। ठीक है। तो आप कह सकते हो कि mg sin थीटा इज इक्वल टू m प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए। m से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो g sin थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर ए। सो दिस गिव्स मी a इज इक्वल टू g sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकल के आ गया, a इज इक्वल टू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। सही है बच्चों। तो अब आगे बढ़ेंगे। देखिए अब हम आगे बढ़ेंगे और ये पता लगाएंगे कि इसको b तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। टाइम टेकन बाय द बॉडी इन मूविंग फ्रॉम a टू b। Now we want to find out time taken by the body in moving from A to B। A से B तक मूव होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं A से B तक मूव होने में कितना टाइम लगेगा। अब A से B तक की डिस्टेंस कितनी है, तो ध्यान से देखो, h अपॉन ए बी कर देते हैं। तो h अपॉन ए बी आ जाएगा साइन थीटा, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी h अपॉन साइन थीटा। वैसे तो चाहे तो h कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं, तो h अपॉन साइन थीटा भी ठीक है। चलिए
अब देखिए बच्चों, ये डिस्टेंस है। अब क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है तो u 0 है, तो हम काइनेमेटिक्स की इक्वेशन यूज कर लेंगे। एज u इज 0 यूजिंग s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ए ये रहा, s ये रहा, तो s इज इक्वल टू h अपॉन साइन थीटा, u इज 0, 0 इंटू में कैपिटल T लिख देते हैं। कैपिटल T इज द टाइम इन मूविंग फ्रॉम a टू b, ब्रैकेट में यहाँ पे कैपिटल T डाल देता हूँ, प्लस 1/2 इंटू ये है g साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस i बाई mr स्क्वायर इंटू कैपिटल T स्क्वायर। तो यहां से आप देख सकते हो बच्चों कि कैपिटल T की वैल्यू आ जा रही है, ये वाली चीज तो इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगी, तो h इंटू में 1 प्लस i बाई mr स्क्वायर डिवाइड बाई g साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी अंडर रूट है ना, ऐसे हो गया। तो t इज इक्वल टू h इंटू 1 प्लस i बाई mr स्क्वायर डिवाइड बाई g साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने ये देखा कि टाइम जो है वो i बाई mr स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है और थीटा पर भी कर रहा है। तो चलिए एक आध चीज और देख लेते हैं। अब हमें ये पता लगाना है कि जब बॉडी B पे पहुंचेगी तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो टू फाइंड स्पीड ऑफ द बॉडी एट B, तो B पे जो है ना स्पीड निकालते हैं। चलिए देखिए बच्चों, अब स्पीड का क्या फॉर्मूला है। तो स्पीड का फॉर्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये बेस्ट फॉर्मूला लग रहा है। या फिर v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो आप कोई सा भी लगा सकते हो, ये भी ठीक रहेगा मुझे लगता है, नीचे वाला वो ज्यादा आसान लगेगा। तो देखो या ऊपर वाला ही लगाते हैं, ठीक है बच्चों। देखो ये वाला लगाते हैं। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर तो 0 ही हो गया, 2 a की वैल्यू क्या थी g साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस i बाई mr स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो डिस्प्लेसमेंट तो a भी है जिसकी वैल्यू h बाई साइन थीटा है, तो इनटू h बाई साइन थीटा। अच्छी बात ये हुई कि साइन थीटा कट गया, ठीक है बच्चों। तो अगर साइन थीटा कट गया तो यहां से v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2gh डिवाइडेड बाई 1 प्लस i बाई mr स्क्वायर, ये आ गई वैल्यू। अब हमें तो v चाहिए, तो बस अंडर रूट लगा देंगे इसका, ठीक है ना। अंडर द रूट 2gh डिवाइडेड बाई 1 प्लस i बाई mr स्क्वायर। तो ये मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, है ना। ठीक है बच्चों, थोड़ा और ऊपर लिख देता हूं मैं। देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh डिवाइडेड बाई 1 प्लस i बाई mr स्क्वायर, और यहां से v इज इक्वल टू अंडर द रूट 2gh डिवाइडेड बाई 1 प्लस i बाई mr स्क्वायर, है ना। ऐसे हो गया, समझ आ गया। अब तो समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और ये पता लगाएंगे कि
कम से कम कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए ताकि प्योर रोलिंग हो। तो टू फाइंड मिनिमम ऑफ या फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा और फिर म्यू की कम से कम वैल्यू क्या होगी। तो हाउ मच फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड, तो पहले तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स, अब रिक्वायर्ड वर्ड का मतलब समझ गया, जरूरत, इतनी जरूरत है, क्योंकि एक तरीके से हम ये कह रहे हैं कि अगर रोल कराना चाहते हो तो फ्रिक्शन चाहिए, कितना चाहिए। तो अभी हमने पढ़ा था कि mg sin थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए, यही वाली इक्वेशन यूज कर लें तो f इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस एम ए, f इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस m, तो क्या था ये की वैल्यू g sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, ये थी ना बच्चों वैल्यू। तो अगर मैं mg sin थीटा कॉमन ले लूं तो ये बन जाएगा 1 mg sin थीटा कॉमन है ना, mg sin थीटा कॉमन 1 माइनस 1 बाई है ना 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। अब देखो क्या ही अच्छा हो कि अगर मैं डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लूं, तो अगर मैं डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लूंगा तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, और क्योंकि ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है तो ये ऊपर चला जाएगा, एम आर स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। सही है बच्चों, दिस बिकम्स लाइक दिस। या तो आप ऐसे समझ लो कि मैंने एम आर स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एम आर स्क्वायर प्लस आई में से एम आर स्क्वायर जाएगा, तो एफ की वैल्यू बचेगी mg sin थीटा इंटू एम आर स्क्वायर प्लस आई माइनस एम आर स्क्वायर है ना डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर प्लस आई, ये कट गया। तो यहां से आप देख सकते हो कि अगर मैं आई से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं तो एफ रिक्वायर्ड फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई mg sin थीटा डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर बाई आई प्लस 1, एम आर स्क्वायर बाई आई प्लस 1। ऐसे लिखने में फायदा ये रहता है कि डायमेंशन की करेक्टनेस पता चल जाती है, क्योंकि एम आर स्क्वायर बाई आई एक नंबर होता है, तो नंबर प्लस नंबर एफ इज इक्वल टू फोर्स, mg sin थीटा एक फोर्स होता है। तो इस तरीके से ये अच्छा लगता है लिखने में। ठीक है बच्चों, अब हमें पता लगाना है कि कम से कम कितना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए। नाउ टू फाइंड minimum coefficient of friction required for pure rolling, है ना। प्योर रोलिंग के लिए मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना रिक्वायर्ड है। तो अब देखिए प्योर रोलिंग के लिए कम से कम कितना फ्रिक्शन चाहिए। तो क्योंकि हम जानते हैं कि F जो है वो म्यू इंटू एन होता है, F मैक्स, और n की वैल्यू mg cos थीटा थी, तो ये म्यू mg cos थीटा हो गया। ये हमारा मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन है, ये वो फ्रिक्शन है जो रिक्वायर्ड है। तो हमारा काम अच्छा कब बनता है, जब हमारी रिक्वायरमेंट अवेलेबिलिटी से कम होती है। तो फॉर प्योर रोलिंग जो हमारी रिक्वायरमेंट F है वो कम होनी चाहिए F मैक्स से, क्योंकि F मैक्स से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, बस या तो इक्वल हो सकता है या कम हो सकता है। तो अगर मैं यहां पे डाल दूं तो ये आ गया mg sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू mg cos थीटा। अब देखो mg यहां से कट गया, cos को अगर मैं इधर ले आऊं तो ये tan बन जाएगा। तो ये बन गई बात कि म्यू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई, ये हो गया।
समझ रहे हो बच्चों? एम स्क्वायर बाई आई। तो अब अगर म्यू को इससे बड़ा होना है तो इसका मतलब म्यू की जो मिनिमम वैल्यू है बस वो इसके इक्वल हो गई। सो इट मींस म्यू मिन इज इक्वल टू tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई। ये म्यू की मिनिमम वैल्यू होगी बच्चों, समझ गए? सो अगर म्यू इससे बड़ा है तो फिर रोलिंग होगी, छोटा है तो नहीं होगी रोलिंग। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है? तो चलिए अब क्या करते हैं ना, अब हम इन चीजों को और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है? देखिए, जैसे एक टर्म आती है जिसका नाम होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ये क्या होती है मैं समझा देता हूं आपको, और उसका हम यूज क्या करेंगे। देखो, रेडियस ऑफ गायरेशन, जायरेशन भी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ गायरेशन बोलते हैं, जो भी है कुछ पता नहीं कि सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो मैं बता देना चाहता हूं आपको कि कोई भी जो आई होता है ना, जैसे रिंग है तो रिंग का या डिस्क है तो 1/2 mr² होगा। तो डिस्क में ना पार्टिकल्स जो है वो ये एक्सिस हो गई मान लो, तो कोई पार्टिकल यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, तो लाखों करोड़ों पार्टिकल है ना, अरबों खरबों पार्टिकल है, और उनकी सबकी डिस्टेंसेस अलग अलग है, किसी की कम किसी की ज्यादा है या नहीं है बताओ? ऐसे ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेस हैं। तो अगर हम आई को लिख दें mk², तो के वो डिस्टेंस हो गई कि जिस डिस्टेंस पे अगर हम सारे पार्टिकल को मान लें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही रहे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन, may be defined as the distance from axis of rotation such that if we assume the entire mass to be concentrated, if we assume the entire mass to be concentrated, then the moment of inertia would remain the same. अब देखो दोनों को मैं कंपेयर कर देता हूं, तो यहां से mk² इज इक्वल टू 1/2 mr²। m तो कट गया तो k की वैल्यू आ गई r/√2। यानी अगर ये सारे पार्टिकल है ना जो एक्सिस के पास है वो दूर चले जाएं और जो सरकमफ्रेंस के पास है वो पास आ जाएं, और सब के सब आके मतलब बाकी सारे के सारे पार्टिकल आके इस खास डिस्टेंस पे r/√2 डिस्टेंस पे एस्टेब्लिश हो जाएं, है ना, यहाँ पे r/√2 पे। समझ रहे हो बच्चों? तो कोई यहाँ गया कोई यहाँ गया, ये पार्टिकल मैं दिखा रहा हूँ, समझ गए? सारे जो आगे थे, आगे मतलब एक्सिस से दूर थे, वो एक्सिस के पास आए, जो एक्सिस के ज्यादा पास थे वो दूर चले गए, और सब इस तरह से हो गया कि सब के सब अभी एक्सिस से r/√2 डिस्टेंस पे हैं। तो हालांकि इसकी शक्ल तो बदल जाएगी पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी भी 1/2 mr² ही रहेगा। तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन है, यानी उस रेडियस की वैल्यू, उस दूरी की वैल्यू, जितनी दूरी पे सारे पार्टिकल आके अगर कंसंट्रेट हो गए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही रह जाएगा। तो आई होप आप समझ गए। तो अब सबकी रेडियस ऑफ गायरेशन अलग अलग होगी, ठीक है ना? तो जैसे कि मैं रेडियस ऑफ गायरेशन अलग अलग चीजों की निकालता हूं, तो शुरुआत करेंगे सॉलिड स्फीयर से। सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर की रेडियस ऑफ गायरेशन निकालनी है ना?
तो mk² इज इक्वल टू 2/5 mr²। ये आपको फॉर्मूला याद करना है बच्चों कि सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी डायमीटर के अबाउट 2/5 mr² होता है। तो यहां से आप कह सकते हो कि k की वैल्यू आ जाएगी, k² की वैल्यू आ जाएगी 2/5 mr² और k की वैल्यू आ जाएगी आपकी √2/5 × में r, ऐसे आ जाएगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ k। अब सॉलिड सिलेंडर और डिस्क, दोनों में से दोनों की एक ही कहानी है। तो mk² इज इक्वल टू 1/2 mr²। तो यहां से k² इज इक्वल टू 1/2 r² हो गया, है ना। और k की वैल्यू आ गई 1/√2 × r। सही है बच्चों। फिर आता है हमारा हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर, तो हॉलो स्फीयर के लिए 2/3 mr² याद रखेंगे, केस है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो mk² इज इक्वल टू 2/3 mr²। So this gives me k² is equal to 2/3 r² and this gives me k is equal to √2/3 × r। अब लास्ट में आता है आपका हॉलो सिलेंडर। या फिर रिंग, है ना, और रिंग। तो ये हो गया आपका mk² इज इक्वल टू mr²। तो k इज इक्वल टू r। तो मतलब रिंग के केस में सारा मास वहीं का वहीं रहेगा, क्योंकि वो सारा मास है ही उसी दूरी पे सिचुएटेड। तो रिंग का जो रेडियस ऑफ गायरेशन है और रेडियस है वो बराबर ही है, क्योंकि सारा मास है ही एक जगह पे कंसंट्रेट, रिंग में या सॉलिड सिलेंडर में, हॉलो सिलेंडर में। तो जो असली चीज है ना फॉर्मूलों में, जैसे कि टाइम का फॉर्मूला आया था, याद है बच्चों, क्या था वो? √2h/2h × 1 + I/mr² g sin थीटा। ऐसे था टाइम का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, साइन थीटा था या साइन स्क्वायर थीटा था? साइन थीटा था, साइन स्क्वायर थीटा था, साइन स्क्वायर थीटा। तो अब आई को अगर मैं mk² डाल दूं तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो गया? तो 2h × 1 + k² r² डिवाइडेड बाई g sin स्क्वायर थीटा। ये हो गया। अब k² r² की वैल्यू इसके लिए क्या आ रही है? तो देखो इसके लिए k² r² की वैल्यू आ रही है 2/5, जो कि एक्चुअली 0.4 है, ये काफी छोटा नंबर है। फिर इसके लिए k² r² की वैल्यू क्या आ रही है? वो आ रही है 0.5, क्योंकि ये 1/2 है ना, 1/2 जो कि 0.5 है, बड़ा हो गया थोड़ा। इसके लिए फिर k² r² की वैल्यू क्या आ रही है? वो आ रही है 2/3, जिसको आप 0.666 लिख सकते हो, तो राउंड ऑफ में 0.67। इसके लिए फिर k² r² की वैल्यू क्या आ रही है? तो वो आ रही है 1। सबसे बड़ी वैल्यू इसके लिए आ रही है। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा टाइम किसको लगने वाला है, तो जिसका k² बड़ा होगा। यानी अगर मैं इन चारों को, एक सॉलिड सिलेंडर, एक सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, हॉलो सिलेंडर, चारों को एक इंक्लाइन प्लेन से, है ना, रोल कराऊं, जिसमें कि फ्रिक्शन सफिशिएंट हो प्योर रोलिंग के लिए, तो सबसे पहले नीचे कौन आएगा? तो देखो मैं बता देता हूं कौन कौन आएगा। तो जिसके लिए k² r² सबसे बड़ा है वो सबसे लेट आएगा। तो सबसे लेट ये आएगा, उससे पहले ये आएगा, उससे पहले ये आएगा और सबसे पहले ये आएगा। अब सॉलिड स्फीयर सबसे पहले क्यों आया? क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, 2/5। तो इनर्शिया बेसिकली एक तरीके से अपोज हीट को तो कहते हैं कि भैया अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए कोई बॉडी कितना अपोज कर रही है। तो ये कम अपोज कर रहा है क्योंकि इसका इनर्शिया कम है। तो जो कम अपोज कर रहा है वो कम लिथार्जिक है, तो ये तेजी से नीचे आ जाएगा। जो
मतलब लिथार्जिक है, जो अपनी पोजीशन पे रहना ही चाहता है, वो क्यों चलना चाहेगा नीचे? वो तो कहेगा बस ठीक है, नहीं जा रहा मैं, बस मैं आलस हो रहा है मुझे, नहीं उठ रहा हूँ। तो इनर्शिया इज जस्ट लाइक आलस, जड़ता, है ना, रुके रहने की टेंडेंसी। तो जिसका इनर्शिया कम है, उसकी रुके रहने की टेंडेंसी कम है ना, वो तेजी से नीचे जाएगा। समझ गए बच्चों ये बात? तो होपफुली आप लोग समझ गए। तो देखो हम बता देता हूं नीचे आने में किस किस को कितना टाइम लगेगा। मान लो सबको इक्वल एक्सेलेरेशन से भेजा जाए, है ना, तो इनको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकन फ्रॉम इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, है ना। .5 है टाइम इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी। देखो इसके केस में TSS लिख देते हैं हम। SS मतलब सॉलिड स्फीयर, है ना। वो हो जाएगा अंडर रूट 1.4 इंटू 2 यानी 2.8 H अपॉन में G साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम सॉलिड सिलेंडर लिख देते हैं, SC, TSC। ये आ जाएगा देखो 1.5 1 प्लस 0.5 यानी कि 1.5 इंटू 2 3 3H बाई G साइन स्क्वायर थीटा। इसको देखो T होलो स्फीयर के केस में ये 1.67 है, तो 1.67 का दुगना करेंगे तो 3.33 आएगा। तो 3.33H अपॉन 3.3 कर दो जब 2 डेसिमल प्लेस तक चल रहा है अपॉन G साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें देखो ये तो 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 2 2 4 हो गया। तो ये सबसे ज्यादा टाइम लेगा। T होलो सिलेंडर इज इक्वल टू 4H बाई G साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस विल बी द लेट। ये सबसे फर्स्ट होगा, फर्स्ट, एंड ये लास्ट होगा। समझ गए ना बच्चों? तो इस तरीके से पता लगा लिया हमने सबसे पहले कौन पहुंचेगा। ओके, अब इससे ज्यादा क्लियरिटी और कैसे आएगी? ठीक है ना, आई होप इट इज फाइन। लॉजिक से भी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है ना, तो आई कम हो गया तो I बाई एम आर स्क्वायर इसका कम हो गया, तो जिसका I बाई एम आर स्क्वायर कम है उसको कम टाइम लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये निकालेंगे कि टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बॉटम पे पहुंचने में, है ना। देखो जब एक बॉडी रोल करती है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी के दो रूप होते हैं। वैसे तो काइनेटिक एनर्जी है, उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि एक ट्रांसलेटरी मोशन और एक घूमने की काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि टोटल काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, मतलब के ट्रांसलेशनल, TRANS, के ट्रांस का मतलब है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज ऑफ इसके दो मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन भी है, रोटेशनल मोशन भी है। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², है ना। अब v का फॉर्मूला क्या निकाला था हमने? v का फॉर्मूला था 2gh डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस I बाई एम आर स्क्वायर। अब v स्क्वायर लेंगे तो फिर वो अंडर रूट हटा देंगे, बस और क्या है, ये आ गया बच्चों। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये कट जाएगा और के ट्रांस का फॉर्मूला बन जाएगा mgh डिवाइडेड बाई 1 प्लस I बाई एम आर स्क्वायर। अब I को अगर मैं m के स्क्वायर डाल दूं तो mm कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका mgh डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अगर मैं एलसीएम ले लूं तो के ट्रांस का फॉर्मूला बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ब्रैकेट में ले लो इनटू mgh।
ये बन जाएगा जी के ट्रांस का फॉर्मूला। ठीक है, अब के रोट का फॉर्मूला निकालते हैं, के रोटेशनल। तो के रोट का फॉर्मूला आएगा बच्चों हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा क्या है, तो अभी जब v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो यहां से आप लिख सकते हो हाफ आई इंटू में वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब वी स्क्वायर की वैल्यू तो यही पड़ी हुई है ना, तो आई बाई टू आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर इज 2gh डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, है ना। अब 2 से 2 काट दो और एलसीएम ले लो, एम आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो आई बाई आर स्क्वायर इंटू एम आर स्क्वायर इंटू जी एच डिवाइडेड बाई एम आर स्क्वायर प्लस आई। या रहने दो, इसको ऐसे रहने दो। आई को आप एम के स्क्वायर डालो, ठीक है बच्चों। एम के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू में जी एच डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, है ना। आई को काट दिया हमने यहां से। तो अब देखो, अब ऊपर तो हो गया mgh, है ना, इधर एलसीएम लेके आर स्क्वायर काट दो, तो ये हो गया के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू mgh डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर इससे कट गया ना, समझे बच्चों। तो के रोटेशनल का फॉर्मूला आ गया के स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ब्रैकेट mgh। अब ऐसे लिख के हमें क्या फायदा मिला, तो ऐसे लिख के हमें फायदा ये मिला बच्चों कि ये जो के रोटेशनल है ना और के ट्रांसलेशनल है, दोनों में mgh है। इसमें आर स्क्वायर है ऊपर, इसमें के स्क्वायर है ऊपर। तो अगर मैं दोनों को जोड़ूं तो कुछ आसान सा नहीं चीज आएगी, तो इसको हम के टोटल बोलते हैं। के टोटल विच इज इक्वल टू के रोटेशनल प्लस के ट्रांसलेशनल, है ना। तो जब मैं जोड़ूंगा तो ऊपर आर स्क्वायर आ जाएगा, इधर के स्क्वायर आ जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कट जाएंगे, तो ये सॉल्व होके mgh आएगा। तो बहुत ही मजेदार बात ये हुई कि जब बॉडी नीचे पहुंचेगी यहां से लेके यहां तक, तो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। समझ गए बच्चों। तो आप कहोगे सर ये तो बड़ी आसान सी बात है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वेलोसिटी जो है वो अंडर रूट 2gh नहीं है, क्योंकि कुछ एनर्जी रोटेशनल में भी है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो, अब हम ये जानना चाहते हैं कि फ्रिक्शन ने कितना वर्क किया, मतलब फ्रिक्शन ने कितनी एनर्जी ली। अब आप कहोगे सर थी कितनी, तो यहाँ पे जब वो था, मान लो इस डेटम के रेस्पेक्ट में mgh थी, नीचे पहुंचा तो कितनी है, तो mgh है। तो जितनी थी उतनी है, तो फ्रिक्शन ने कहाँ ली एनर्जी, तो फ्रिक्शन ने 0 एनर्जी ली। समझे कुछ बच्चों। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फ्रिक्शन ने यहाँ पे कोई वर्क नहीं किया। अब बच्चे थोड़े परेशान हो जाते हैं कि सर फ्रिक्शन का तो काम है रिलेटिव मोशन का अपोज करना और वर्क करना और एनर्जी ले लेना और हीट में कन्वर्ट कर देना, तो ऐसा हुआ क्यों नहीं। तो ऐसा इसलिए नहीं हुआ, जैसे आप अपने हाथ को अपने एक पेन को हाथ में रख के ऐसे ऐसे लुढ़काओ तो आपको ना कहीं गर्माहट फील नहीं होगा, लेकिन अगर आप पेन को हटा के ऐसे करो तो थोड़ी देर बाद ही आपको हाथ गर्म फील हो जाएंगे। तो वो जो फ्रिक्शन वर्क कर रहा है ना वो हीट में कन्वर्ट हो गया। और ऐसे आप चाहे 4 दिन करते रहो, आपको कहीं गर्माहट नहीं आएगा, क्योंकि फ्रिक्शन वर्क ही नहीं कर रहा है। समझ गए बच्चों। तो ये रोल हो रहे हैं, रगड़ नहीं लग रही, तो रगड़ कहीं लगेगी तभी तो वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो इसमें क्या है कि वो पॉइंट चल ही नहीं रहा है जिस पॉइंट पे, है ना, जिस पॉइंट पे आप चाहते हो कि फ्रिक्शन वर्क कर जाए। तो अब देखो बेसिक रूल से बताते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो टू फाइंड वर्क
वर्क डन बाय फ्रिक्शन, है ना। देखो अब इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो देखा जाए तो 4 फोर्स लग रहे हैं मोटे तौर पे। तो एक तो W mg sin थीटा हो गया, एक W नॉर्मल रिएक्शन हो गया, एक W फ्रिक्शन हो गया, और एक W mg cos थीटा हो गया, है ना। इन सब का जो वर्क होगा वो K फाइनल माइनस K इनिशियल होगा, ये बात तो पक्की है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन और वर्क डन बाय mg cos थीटा तो जीरो ही है। क्यों बोला? क्योंकि वो AB के अलोंग चल रहे हैं, और नॉर्मल भी और mg cos थीटा भी AB के परपेंडिकुलर लग रहे हैं। तो बचा क्या? वर्क डन बाय mg sin थीटा प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। K इनिशियल भी जीरो है। अब जो K फाइनल है ना वो 2 रूपों में है, एक काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल और एक काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल। मतलब फाइनल मतलब हमें टोटल एनर्जी लेनी पड़ेगी ना। अब W mg sin थीटा का मतलब हो जाएगा mg sin थीटा जो कि फोर्स है इनटू में डिस्प्लेसमेंट जो कि AB है प्लस W फ्रिक्शन, एंड दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर माइनस 0, क्योंकि फाइनली उसके पास दो प्रकार की काइनेटिक एनर्जी है, घूम भी रही है चल भी रही है। अब AB की वैल्यू तो हम निकाल चुके थे पहले ही, h बाई साइन थीटा, तो mg sin थीटा इंटू h अपॉन साइन थीटा प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज इक्वल टू हाफ, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ठीक है। देखो इसको हम लिख लेते हैं हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, है ना। I को mk स्क्वायर लिख लेते हैं, 1/2 इंटू mk स्क्वायर। तो अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो हाफ mv स्क्वायर कॉमन आ गया, तो हाफ mv स्क्वायर कॉमन इंटू 1 प्लस k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, है ना। जिसको कि हम लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर इंटू में आर स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब देखो v स्क्वायर का फॉर्मूला डाल दो, तो v स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? तो 1/2 इंटू m इंटू में 2gh डिवाइडेड बाई 1 प्लस k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये था ना फॉर्मूला। इंटू में यहाँ पे हो गया आर स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे भी एलसीएम ले लेते हैं। तो जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, है ना। तो अब आप देख सकते हो कि आर स्क्वायर ऊपर जाएगा, इस आर स्क्वायर को खा जाएगा, ये इसको खा जाएगा और दो को खा जाएगा। तो कुल मिला के ये साइन थीटा हुआ। तो mgh प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज इक्वल टू mgh। तो बस साबित हो गया कि भाई वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0। एक्चुअली ये वही बात है जो मैंने बातों में बता दी थी आपको कि जब वो A से B तक पहुंचा तो उसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो mgh के बराबर है। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आई mgh, क्योंकि यहाँ से अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना, यहाँ को इसको डेटम ले लूँ, है ना, तो जो u इनिशियल है ना वो हो गई mgh, और जो u फाइनल है वो हो गई आपकी 0, है ना। डेटम पे आ गया ना वो यहाँ पे b पे। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh है, और काइनेटिक एनर्जी भी mgh थी। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी में कमी आई उतनी काइनेटिक एनर्जी में बढ़ोतरी हुई। तो फिर फ्रिक्शन ने करा क्या? कुछ भी नहीं करा फ्रिक्शन ने। तो समझ गए बच्चों? तो होपफुली आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो अब एक काम करते हैं कि पता लगाते हैं कि जब एक रिंग नीचे पहुंचेगी उसके पास कितने प्रतिशत काइनेटिक एनर्जी होगी, कितने प्रतिशत रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी और कितने प्रतिशत ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सबसे जो ज्यादा है वो किसके पास होगी, ठीक है। तो सॉलिड स्फेयर में रेशियो लेंगे हम के ट्रांसलेशनल और के टोटल का, है ना। अब देखो के ट्रांसलेशनल था क्या? तो वो था आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू mgh, और के टोटल क्या था? के टोटल mgh था। तो आप कहोगे सर ये वाला ही रेशियो बन गया बस, है ना। तो ये बन गया आपका आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दिस इज द रेशियो के ट्रांसलेशनल बाई के टोटल।
समझे बच्चों? तो अब इसमें k की वैल्यू 2/5 थी ना बच्चों, तो यहाँ पे 2/5 डाल दो, 2/5 r स्क्वायर। सो k ट्रांस बाई k टोटल इज इक्वल टू r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2/5 r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो भी 5 ऊपर चला जाएगा, दिस इज 5/7। अब अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो k ट्रांस बाई k टोटल है ना, इनटू 100%, सो दिस कम्स आउट टू बी 500/7% है ना। तो अब इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं 500 को 7 से, तो देखो पहले तो 7 7 सा है ना 49 आ गया, उसके बाद बच गए कितने, 10 बच गए है ना, एक बचेगा ना यहाँ पे 10, तो 7 1 सा 30 आ गए, 7 4 सा 28 हो गए, फिर 20 बच गए तो लगभग 3। तो 71.43% जो एनर्जी है ना वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, और 28.5% के करीब जो है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो सबसे ज्यादा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सॉलिड स्फीयर के पास है। अब आता है हमारा सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर के केस में के ट्रांसलेशनल देख रहे हैं बच्चों बाई के रोटेशनल, के टोटल है ना, इसका रेशियो कितना आएगा, तो आर स्क्वायर बाई, ये तो 1/2 आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर है ना। तो अगर मैं आर स्क्वायर काट दूं तो 2 ऊपर, तो इट इज 2/3। परसेंटेज में निकालेंगे तो के ट्रांस बाई के टोटल है ना इनटू 100%, तो ये हो जाएगा आपका 200/3% है ना। 200/3 का मतलब होता है 66.67%। सही है बच्चों? तो आप जान लो कि के ट्रांसलेशनल और के टोटल का जो रेशियो है सॉलिड सिलेंडर के केस में वो 66.67% है, 66.67%। अब हम बात करेंगे, ठीक है ना, सॉलिड होलोस्फीयर की। तो होलोस्फीयर में के ट्रांस बाई के टोटल निकालते हैं ना, तो वही आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो के स्क्वायर तो उसका 2/3 आर स्क्वायर होता है ना बच्चों, प्लस आर स्क्वायर। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा, सो दिस इज 3/5। अब अगर मैं के ट्रांस बाई के टोटल इंटू 100% करूं तो वो आ जाएगा हमारा 300/5%, जो कि पूरा 60% हो गया। तो काफी अच्छी बात है। तो यानी जब एक होलोस्फीयर रोल करते हुए नीचे आता है तो उसके पास 60% एनर्जी ट्रांसलेशनल के रूप में होगी और 40% एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के रूप में होगी। मतलब टोटल एनर्जी तो उसकी वही होगी mgh, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, पर वो बढ़ जाएगी। ठीक है, जैसे इसमें 71.43% तो ट्रांसलेशन में है और 28.57% जो है वो रोटेशनल में है। इसमें 2/3 जो है वो ट्रांसलेशनल में है, 1/3 रोटेशनल में है। इसमें 60% ट्रांसलेशन में है, 60% रोटेशन में है, और लास्ट में आता है आपका, अच्छा ये डिस्क में भी यही लगेगा, ठीक है ना। अब आता है हॉलो सिलेंडर। या फिर रिंग है ना, रिंग में भी यही लगेगा, बता चुका हूं मैं आपको। तो देखो के ट्रांस बाई के टोटल है ना, समझ रहे हो बच्चों। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये तो 1/2 आ गई ना। तो परसेंटेज में जब निकालेंगे ना तो के ट्रांस डिवाइडेड बाई के टोटल है ना इंटू 100%, तो कितना आएगा, तो ये आएगा बच्चों 1/2 है ना, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 100/2 आ गया है ना, 50%।
पूरा का पूरा 50% एनर्जी जो है वो होगी। ठीक है बच्चों, तो होपफुली आप समझ गए कि 50% एनर्जी जो है वो हॉलो सिलेंडर या रिंग में 50% एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की है और पूरे 50% एनर्जी जो है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब एक मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। देखो बच्चों, क्वेश्चन है अ सॉलिड सिलेंडर of certain mass and certain radius is allowed to roll down on an inclined plane of inclination 45 degree. Find the minimum value of coefficient of friction for pure rolling, है ना। यानी you have to find the minimum value of coefficient of friction so that the body makes a pure rolling. Okay, body execute pure rolling. तो अब देखो सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ये है कि मैंने ना बहुत सारे फॉर्मूले बता दिए आपको। तो अगर आप वो फॉर्मूले यूज करेंगे तो आपके जो आंसर है ना वो डायरेक्ट ही निकल जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था म्यू मीन का, तो वो था tan थीटा डिवाइडेड बाई mr स्क्वायर बाई i प्लस 1। तो बस ये डाल देते हैं। तो अब उसका इंक्लिनेशन है 45 डिग्री और बात किसकी हो रही है, सॉलिड सिलेंडर की। तो इसका मतलब म्यू मीन की वैल्यू आ गई, म्यू मीन की वैल्यू आ गई बच्चों tan 45 जो कि 1 होता है एक्चुअली, डिवाइडेड बाई mr स्क्वायर डिवाइड बाई 1/2 mr स्क्वायर प्लस 1। अब mr स्क्वायर को 1/2 mr स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहां से म्यू मीन की वैल्यू आ जाएगी 1/2 प्लस 1, यानी म्यू मीन की वैल्यू आ गई आपकी 3, 1/3। तो अगर म्यू 1/3 से बड़ा है तो फिर प्योर रोलिंग होगी। ठीक है बच्चों, तो अब आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन क्या बनी। तो प्योर रोलिंग विल टेक प्लेस इफ म्यू इज ग्रेटर देन 1/3। तो अब इसी से मिलता जुलता मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको बच्चों। ठीक है, देखो देखिएगा, ये है C, ये है B और ये है A। ये एंगल है 45 डिग्री, जो लग नहीं रहा है 45, ये भी 45 है और ये भी 45 है। ये हाइट h है और ये हाइट h है, ये भी h है।
तो ये तीन आइडेंटिकल फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन्स हैं, फिक्स्ड फिक्स्ड फिक्स्ड। अब ये एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास है वो रेडियस आर है, नीचे दिखा देता हूं। ये भी मास है वो रेडियस आर का है, ये भी मास है वो रेडियस आर का है, ठीक है। तीन आइडेंटिकल सॉलिड सिलेंडर्स हैं, तीनों के मास m है और तीनों की रेडियस r है। ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन S1 एंड A है, म्यू S1A है ना, वो बड़ा है 1/3 से, तो प्योर रोलिंग होगी। म्यू S2B 0 है और म्यू S3C जो है वो 0 से बड़ा है और 1/3 से छोटा है। समझ रहे हैं बच्चों? तो मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, 3 आइडेंटिकल solid cylinders S1, S2 and S3 are allowed to roll down on 3 identical inclined planes, each of inclination 45 degree and height h। जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना वो अलग अलग है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन between S1 and A is more than 1/3, between S2 and B is 0, and between S3 and C is non-zero but less than 1/3. Which cylinder will reach the bottom earliest? Which cylinder will reach the bottom at the with least kinetic energy? Which cylinder will reach the bottom with minimum energy, है ना, minimum kinetic energy। अब यहां पे टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है। तो बच्चों बताइए क्या जवाब है आपका? तो मैं बता देता हूं, देखिए इसमें क्योंकि प्योर रोलिंग होगी तो जब ये A से B पे जाएगा तो इसकी K टोटल जो है ना वो हो जाएगी इक्वल टू mgh। क्यों हो जाएगी? क्योंकि फ्रिक्शन ने तो कोई वर्क किया ही नहीं, क्योंकि प्योर रोलिंग हो रही है। इसमें तो फ्रिक्शन है ही नहीं, तो यहाँ पे तो K टोटल A से B पहुंचने पे mgh ही होनी है। K टोटल इज इक्वल टू mgh ही होनी है। ये दूसरी बात है कि इसमें 60 मतलब 2/3 एनर्जी ट्रांसलेशन में होगी और 1/3 रोटेशन में। इसमें टोटल की टोटल ट्रांसलेशन नहीं होगी,
तो इसमें के ट्रांसलेशनल जो है ना, के ट्रांस वो होगा 2/3 ऑफ mgh और के रोट वो होगा 1/3 ऑफ mgh। तो टोटल तो mgh ही हो जाएगी। इसमें के रोट 0 होगा और के ट्रांस वो mgh होगा। इसमें क्या है ना कि इसमें बेसिकली प्योर रोलिंग नहीं हो रही है, तो जो टोटल एनर्जी होगी ना बॉटम पे, के टोटल है ना, वो लेस देन mgh होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी फ्रिक्शन के अगेंस्ट चली जाएगी, ड्रैगिंग होगी ना, तो इस ड्रैगिंग के चलते कुछ ना कुछ एनर्जी फ्रिक्शन के अगेंस्ट जाएगी, तो इसलिए इसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी mgh से कम होगी। तो हमारा आंसर है थर्ड पार्ट यानी कि S3। तो चलिए आगे मैं पढ़ाता हूं अगली क्लास में, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।